हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान यानी साइंस के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को भी टच करके ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास लें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जैसे हम लिखे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। एक बगल उत्तल लेंस और दूसरी बगल क्या लिखना है, अवतल लेंस। और उसके बाद इसका क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। तो आइए इसको समझाते हैं कि कैसे समझते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक यहाँ पे उत्तल लेंस बना ले रहे हैं और यहाँ पे एक अवतल लेंस बना ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। और ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस में पहला देख लेते हैं क्या अंतर होता है। इसके किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है। जो उत्तल लेंस होता है उसका ये किनारे का जो भाग होता है वो पतला होता है और जो बीच वाला भाग होता है वो मोटा होता है। बिल्कुल सही बात है। अवतल लेंस में देख लीजिए इसके किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है। जो अवतल लेंस होता है उसका जो ये किनारे वाला भाग होता है वो मोटा होता है और बीच वाला भाग क्या होता है, पतला होता है। इसका दूसरा अंतर देख लेते हैं। इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा। और अवतल लेंस में देख लीजिए इसमें वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनता है। और अवतल लेंस में क्या होगा, जो वस्तु होगा जिसका प्रतिबिंब बनेगा वो उसका प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। 3 नंबर देख लीजिए, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल लेंस है इसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है। और इसमें देख लीजिए अवतल लेंस में इसमें केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल लेंस होता है उसमें केवल वास्तविक ही प्रतिबिंब बनता है। आइए देखते हैं अगला यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है। इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे जो उत्तल लेंस होता है उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे देखिए अवतल लेंस में क्या होता है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल लेंस होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और 5 नंबर देख लीजिए, उत्तल लेंस से जब प्रकाश अपवर्तित होता है तो यह प्रकाश को अभिसारित कर देता है। जो जब यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस से जब प्रकाश गुजरेगा तो ये क्या करेगा, एक बिंदु पे लाके मोड़ देगा, इन प्रकाश को एक बिंदु पे मोड़ देगा। तो इसीलिए उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। यानी ये क्या करता है, जब उत्तल लेंस से प्रकाश अपवर्तित होता है तो यह प्रकाश को अभिसारित करने का कार्य करता है, यानी एक बिंदु पे इकट्ठा करने का कार्य करता है। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस से जब प्रकाश अपवर्तित होता है तो यह प्रकाश किरण को अपसारित करता है। तो इसीलिए जो अवतल लेंस होता है उसे हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, जब इससे प्रकाश गुजरेगा तो ये प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। इसीलिए जो अवतल लेंस होता है उसे हम लोग अपसारित लेंस कहते हैं। तो ये हो गया इसका अंतर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर इन प्रश्नों को आपको लिखना है तो यहीं पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए। अगर पहले से याद है तो बिल्कुल बढ़िया बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे देखिए प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्न पदों को परिभाषा लिखें। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए निम्न पदों की परिभाषा लिखें। तो यहाँ पे परिभाषा लिखना है खनिज का, अयस्क का और गैंग का। यहाँ पे क्या करना है, परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम खनिज का परिभाषा देखेंगे। पृथ्वी के परत में उपस्थित धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है खनिज का परिभाषा। यहाँ पे देखिए पृथ्वी के परत में उपस्थित धातु युक्त जो ठोस पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो आइए देखते हैं अब अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क देखिए यहाँ पे जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्च में आसानी से प्राप्त किया जा सके वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण है। देखिए जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्च पे और आसानी से अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो वह खनिज उस धातु का अयस्क होता है। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम अगर हमको प्राप्त करना है तो किस अयस्क का हमको जरूरत पड़ेगा, बॉक्साइट का यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा। अगर हम लोहा प्राप्त करना है तो लोहे का अयस्क क्या होता है, वो हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है, तो उसका हम लोग को जरूरत पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला यहाँ पे गैंग। तो यहाँ पे देखिए गैंग है, अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। जो अयस्क होता है उसके साथ जो अशुद्धि होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो इन तीनों का परिभाषा ही काफी महत्वपूर्ण है और ये परिभाषाएं बार बार पूछा जाता है तो आपको इन्हें भी याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 3 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। 3 नंबर प्रश्न है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है क्यों? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सोडियम धातु होता है उसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है क्यों? तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। सोडियम एक अत्यधिक सक्रिय धातु है। अगर सोडियम को वायु में खुला छोड़ दे तो ऑक्सीजन से संयोग करके जलना शुरू कर देता है। काफी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। जो सोडियम होता है वो अत्यधिक सक्रिय धातु यानी अधिक क्रियाशील धातु है। अगर इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा, O2 यानी ऑक्सीजन से यहाँ पे संयोग करेगा और जलना शुरू कर देगा। इसीलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि किरोसिन तेल ऑक्सीजन का संपर्क सोडियम से तोड़ देता है और जो सोडियम होता है वो सुरक्षित रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो सोडियम होता है उसको किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, किरोसिन तेल की ऑक्सीजन का जो संपर्क होता है उससे उस संपर्क को तोड़ देता है और सोडियम ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं कर पाता है और जलना बंद कर देता है। अगर यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हो गया इसका आंसर। नोट में यहाँ पे समझ लीजिए, सोडियम को अगर जल में डुबा के रखा जाए तो जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने लगता है और साथ में जलने भी लगेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं क्यों? तो इसीलिए किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और जो सोडियम हम रखे हैं वो सुरक्षित रहे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे नहीं नए हैं तो आप लोग चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। यकृत के कार्य को लिखें। जो यकृत होता है उसके यहाँ पे कार्यों को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर कैसे लिखते हैं, बिल्कुल हम जिस तरह लिखे हैं वैसे ही आपको प्रश्न यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे देखिए यकृत के निम्नलिखित कार्य हैं। जो यकृत है उसका निम्नलिखित कार्य है। यहाँ पे देखिए पहला कार्य क्या है, यकृत हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। जो यकृत है वो हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। क्यों कहलाता है तो आगे यहाँ पे समझ लीजिए। यह पाचन की क्रिया के फलस्वरूप अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। काफी महत्वपूर्ण बात है कि जो यकृत है वो हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। क्यों कहलाता है कि यह पाचन की क्रिया के फलस्वरूप जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ये क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में हमें उसमें क्या करता है, यकृत में संचित करता है और जरूरत पड़ने पे वो फिर क्या होता है, बाहर निकलता है। ये हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य देखिए, यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। जो यकृत है यानी लीवर है उसके अंदर क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर, यह कोशिका के हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कोशिका के यहाँ पे हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें क्या करता है, ये भक्षण करता है और उन्हें क्या करता है, नष्ट कर देता है। और यहाँ पे देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न है, यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजोन नामक रक्त जमाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो यहाँ पे देखिए जो फाइब्रोनोजन है और यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन है, ये क्या करता है, जो रक्त जमाने वाला प्रोटीन है, ये दोनों क्या है, प्रोथ्रोम्बिन और यहाँ पे फाइब्रोनोजिन, ये दोनों क्या है, रक्त जमाने वाले प्रोटीन है। इसका भी संश्लेषण कौन करता है, तो यकृत की कोशिकाएं ही करती हैं। यानी जो यकृत का कार्य है वो यही है और ये काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसे भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है 2020 यहाँ पे 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, समजात अंग और समृद्धि अंग क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समजात अंग किसे कहते हैं, समृद्धि अंग किसे कहते हैं। तो उत्तर देख लीजिए। सबसे पहले समझते हैं समजात अंग। तो वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु उनकी आधारभूत संरचनाएं समान होती है, उसे हम समजात अंग कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु उनकी आधारभूत संरचनाएं समान होती हैं। यानी वो दोनों जीवों में जो अंग है वो देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन कार्य वो क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समजात अंग। जैसे देख लीजिए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। तो ये देखिए हमारा हाथ है और ये कुत्ते का यहाँ पे पैर है। ये क्या है, कुत्ते का पैर है।
तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे इनकी आधारभूत संरचनाएं बिल्कुल एक जैसी है लेकिन दोनों का कार्य अलग है। ये चलने के लिए प्रयोग करता है और ये कुछ सामानों को उठाने के लिए प्रयोग होता है। तो संरचना एक जैसी है लेकिन इनका कार्य क्या है, अलग अलग है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। आइए समझते हैं समृद्धि अंग। समृद्धि अंग देखिए वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं परंतु इनकी आधारभूत संरचनाएं समान नहीं होती है, उसे हम लोग समृद्धि अंग कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं लेकिन जो उनकी संरचनाएं होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे चिड़िया के पंख होते हैं और यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे चमगादड़ के पंख होते हैं। तो चिड़िया और चमगादड़ के पंख में काफी अंतर होता है लेकिन दोनों क्या करते हैं, उड़ने के लिए ही प्रयोग करते हैं। जो चमगादड़ के पंख होते हैं और जो यहाँ पे पक्षी के पंख होते हैं तो दोनों एकदम अलग अलग होते हैं लेकिन यहाँ पे उड़ने के दोनों कार्य करते हैं। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या बोलेंगे, समृद्धि अंग बोलेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए समजात अंग। समजात अंग किसे बोलेंगे कि वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु उनकी आधारभूत संरचनाएं एक जैसी होती है। यानी दोनों जीवों की जो संरचनाएं हैं वो एक जैसी होगी लेकिन वो उन अंगों से वो अलग अलग कार्य करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समजात अंग बोलेंगे। और समृद्धि अंग किसे बोलेंगे, जो देखने में एक जैसे नहीं होंगे लेकिन कार्य वो एक जैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। यहाँ पे बताना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन क्या है, वे पदार्थ जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे पदार्थ जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसका उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे CH4 यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। C2H4 ये भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। C3H8 ये भी क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो जो पदार्थ केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन से मिलकर बना होता है उसे ही हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। और शाम को यहाँ पे व्याकरण के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम कराएंगे। तो उस वीडियो में यहाँ पे 7 बजे शाम में आज ही कराएंगे, तो उस वीडियो को आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।